हेलो स्टूडेंट्स। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आई थिंक आप सबने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से जल्दी। तो हम लोग बोलते हैं जैसे ज्योमेट्रिकल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अगर है किसी में, मतलब अगर बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकता तो वो ज्योमेट्रिकल शो करते हैं, उसमें सिस ट्रांस आइसोमर्स मिलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर थोड़ा सा अलग है। तो इसमें हमने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो दिखने में एग्जैक्टली सेम थे। जैसे मैं एक मॉलिक्यूल बना रही हूँ, ये मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ क्लोरीन, ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे पाए गए जो बिल्कुल दिखने में सेम है, ओरिएंटेशन भी हमें एक जैसी लग रही है, बट ये दोनों आइडेंटिकल नहीं बोल सकते इनको। इनकी सारी प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है इनकी, वो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इसलिए इनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आपको लग रहा होगा कि हमें तो ये सेम लग रहे हैं, एग्जैक्ट है ना। तो इनमें जो डिफरेंस पाया गया वो पाया गया कि ये जो होंगे, ये दोनों कंपाउंड्स होंगे, दे आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और कैसे हैं देखो, अगर मैं यहाँ पे एक मिरर रख दूं तो ये मिरर ही लग रहा है ना, मिरर इमेज ही लग रही है इसकी, ये है ना। जैसे अगर मैं ए की मिरर इमेज बनानी हो तो ऐसे बनेगी, सी की मिरर इमेज बनानी हो तो ऐसे बनती है ना, यही है ना। तो अब फर्क क्या है ए और सी में? तो ए का जो मिरर इमेज है एग्जैक्टली उसके जैसे, और अगर मैं इसको सुपर इम्पोज करूं, मतलब इसके ऊपर रखने की कोशिश करूं, तो ये मुझे ऐसा ही दिखेगा। वहीं पे अगर मैंने सी को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करा तो मेरे को कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। मतलब अगर इस वाले मॉलिक्यूल को इसके ऊपर रखूं तो मुझे कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो पाया ये गया कि ये दोनों मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच करें, केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैच करें, लेकिन एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है उनकी, वो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। वो क्या होती है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, डू नॉट वरी, है ना। तो ऐसा पाया गया, इनको डिफाइन ऐसा करा गया कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दोज विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, विच हैव डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, राइट, है ना। और बाद में इनको कहा गया था इनेंशियोमर्स, ठीक है। दो टाइप के होंगे, इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स, राइट। इनेंशियोमर्स वो होंगे जो कि which looks like as they are mirror images but they are non superimposable mirror images। तो ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। तो क्या है, बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, तो एक एक करके सारी चीजें कवर करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आज की क्लास में तो ये पूरा नहीं होगा, बट जो कल क्लास हम लोग लेंगे, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं फिनिश करूंगी इसको, राइट। तो आज मैं इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा, अब मुझे समझ आ रहा है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत कंफ्यूजिंग है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मिरर इमेजेस क्या हो गया, ये सब है ना। तो डू नॉट वरी, पेशेंस के साथ करते हैं। तो इस ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझने के लिए हमें कुछ कुछ बातों का पता होना जरूरी है। सबसे पहली बात है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है, राइट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, राइट। तो इसमें एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट। तो मैं उसको समझाती हूँ पहले। ऑप्टिकल आइसोमर्स, आइसोमर्स तो कौन से होंगे? विच हैव डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी, विच हैव डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये कंपाउंड्स कैसे होते हैं? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये क्या है, कैसे करेंगे, समझते हैं इसको। दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, ठीक है। अब मैं समझाते हैं इसको। देखो हुआ क्या कि एक एक्सपेरिमेंट करा गया, राइट। एक्सपेरिमेंट क्या था कि अब आपने पढ़ा होगा, ये सबको मालूम है कि मैंने एक लाइट सोर्स ले लिया, ठीक है, ये बल्ब ले लिया, ठीक है। अब बल्ब से अगर लाइट निकल रही है, अगर मान लो आपने एक कोने में बल्ब जलाया हुआ है तो आपका पूरा रूम में उजाला पहुंचेगा, है ना। ऐसे ही होता है ना, अगर आपने एक कोने में जलाया हुआ है तो पूरा रूम एंड लाइट हो जाता है। वाई? बिकॉज हमें पता है कि लाइट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। ये सबको पता है, वी नो अबाउट दैट वन। तो हमने क्या करा, एक लाइट का सोर्स लिया, ये बल्ब लिया हमने,
एंड ये बल्ब को वी नो दैट कि जो लाइट है वो चारों डायरेक्शंस में ट्रेवल करेगी. लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस, चारों नहीं मतलब जितनी भी डायरेक्शंस होंगी उनमें ट्रेवल करती है, राइट. अब ये लाइट ट्रेवल कर रही है, राइट. अब मैंने क्या करा है, इस लाइट को पास करा एक निकोल प्रिज्म से. इस प्रिज्म की ना एक बहुत खास प्रॉपर्टी है. क्या है, जैसे ही लाइट इसमें से पास होगी तो पास होने के बाद जो नई लाइट आएगी, जो मतलब आफ्टर पासिंग द लाइट वी गेट लाइट ऑसिलेटिंग इन वन डायरेक्शन. और इस लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. वी कॉल इट एज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएल. और जो पहले वाली लाइट थी वो कैसी थी, अनपोलराइज्ड, है ना. अनपोलराइज्ड, ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है. और यहाँ पे बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड में क्या हो रहा है, सो इट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी. इसका जो ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन oscillation is perpendicular to direction of propagation. ठीक है. जैसे अगर मान लो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो ये किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी, इसके परपेंडिकुलर. ठीक है. तो प्रोपोगेशन तो यही है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है लेकिन ऑसिलेट अलोंग ओनली वन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दैट, राइट. इतना समझ में आया. तो एक लाइट का सोर्स लिया, उस लाइट के सोर्स में हमें पता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में जाएगी. जैसे निकोल प्रिज्म में से पास करेंगे इट ट्रेवल्स ओनली इन द वन डायरेक्शन एंड ऑसिलेट्स अलोंग the plane which is perpendicular to the direction of propagation, right. अब हमने ना वो कोई सॉल्यूशन लिया है, ठीक है. जैसे मान लो मैंने वही कंपाउंड लिया है जो था CMeHClBr, ठीक है. एक बार ये मैंने फर्स्ट वाला कंपाउंड लिया, तो मैं वापस जा रही हूँ. तो इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है. ठीक है, एक फर्स्ट कंपाउंड लिया, एक बारी मैं सेकंड लूंगी. तो अभी मैंने फर्स्ट कंपाउंड लिया हुआ है, ठीक है. तो अब हमने इस लाइट को इसमें से पास करा, इस सॉल्यूशन में से. सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी आर पासिंग दिस लाइट फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, है ना. इस सॉल्यूशन में से पास करा और यहां से ना हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है. ये पूरा ये मशीन है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. लाइट सोर्स लिया, निकोल प्रिज्म लगाया और बाद में हम इसको पोलराइजर भी बोल सकते हैं. ये पोलराइजर निकोल प्रिज्म है या कोई हम लोग पोलराइजर ले रहे हैं, ठीक है. तो ये क्या करेगा, लाइट इसमें से पास होगी तो प्लेन पोलराइज हो जाएगी लाइट, एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी. नाउ वी आर पासिंग दैट लाइट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन जो ऑर्गेनिक सोल्यूशन है. तो हमें ऐसा मिला कि जो लाइट ट्रैवल कर रही थी इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर थी, अब वो हल्की सी ना रोटेट हो गई. ये हो गया, ठीक है. तो देखा क्या गया कि इसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन था, इसका जो ऑसिलेशन था वो ये था, है ना. तो अब ये क्या कर रहा है, सो इट हैव बीन रोटेटेड टू सम एंगल, उस एंगल को हम बोल रहे हैं अल्फा, और वो क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन. इतना समझ में आया, ठीक है. तो ऐसे सब्सटेंस जो पीपीएल लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दें, वो क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव. आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. तो ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे वो कहलाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है. तो मैं वापस जा रही हूँ. तो दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव. विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, सब्सटेंस और कंपाउंड, सब्सटेंस विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल, कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है. वो क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव. नाउ अब मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है. आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या होंगे. नाउ अब आते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है. अभी मैंने फर्स्ट कंपाउंड में से करा है, तो मेरे पास अभी इतना समझ में आ गया कि जो ये पीपीएल लाइट है वो रोटेट हो गई टू द राइट साइड, है ना. तो ये क्या हो गया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और मेंशन कर देती हूँ इसको. तो मैंने लिखा है कि पीपीएल रोटेट्स टुवर्ड्स राइट विद एंगल अल्फा, ठीक है. इतना समझ में आया. अब मैंने क्या करा, यही सेम एक्सपेरिमेंट लिया, यही बल्ब लिया, ठीक है. और ये
डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही है। अब मैंने यहाँ पे पोलराइजर लगा दिया, निकोल प्रिज्म लगा दिया। तो अब लाइट जैसे इसमें से पास होगी, सो इट ऑसिलेट्स अलोंग ओनली इन द वन डायरेक्शन। ये पीपीएल लाइट बना दी है ना, निकोल प्रिज्म में से पास करें। अब मैंने फर्स्ट सॉल्यूशन की जगह मैंने यहाँ पे क्या करा, सो आई एम टेकिंग सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हैं, अभी हम लोग सॉल्यूशन 2 ले रहे हैं। जैसे ही सॉल्यूशन 2 में से लाइट पास करेगी, जैसे ही इसमें से पास करेगी, तो क्या होगा, अब लाइट फिर से रोटेट होगी, है ना। लेकिन अभी आप देख रहे हो किस साइड रोटेशन हुआ है, इस साइड हुआ है, और एंगल जो रहेगा वो अल्फा ही रहेगा। एंगल क्या रहेगा, अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इधर से। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, तो अगेन अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूं, PPL rotates towards left with angle alpha। ठीक है, अब सिमिलैरिटी क्या है, देखो फर्स्ट ने भी रोटेट करा, सेकंड ने भी रोटेट करा। द पॉइंट इज कि जो हमारे पास फर्स्ट रोटेट कर रहा है राइट साइड में अल्फा एंगल पे, सेकंड ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है माइनस अल्फा। इज इट क्लियर। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करें, पीपीएल को रोटेट करें, वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होंगे जिसमें से एक आइसोमर, एक कंपाउंड लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा होगा विद एंगल अल्फा, दूसरा कंपाउंड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा विद द सेम एंगल अल्फा। तो मतलब एंगल ऑफ रोटेशन सेम होगा, बट जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा वो ऑपोजिट होगा। इज इट क्लियर। सो व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, सो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दोस, तो यहाँ पे अब हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दोस विच रोटेट PPL in two opposite directions with same magnitude of alpha, with same magnitude of alpha। जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे लेकिन सेम एंगल से अल्फा। अब बात आती है, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रही है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें समझ तो आए, होते क्या है कि जिनमें डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो, है ना, और वो ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, मतलब पीपीएल को रोटेट करें। और ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होंगे जो एक कंपाउंड राइट साइड रोटेट करेगा, दूसरा लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग हर बार एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, क्या ये इतना डिफिकल्ट होने वाला है, राइट। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, तो हम लोग इसको सिंपल करेंगे। कैसे करेंगे, जस्ट वेट फॉर दैट। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स समझ आ गया, बट अब बात होती है कि क्या हम लोग हर बार एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स को पता करने के लिए कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, क्या इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा। तो अब वहां से हम लोग समझते हैं नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, हमें हर बार एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग थोड़ी सी लाइफ को ना इजी करने जा रहे हैं। क्या है इजी, कर कैसे करेंगे इजी, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को पता करने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी चीजों का पता होना जरूरी है। सबसे पहले है कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन क्या, कौन से कार्बन होते हैं, सबसे पहले जान लो। तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसे कार्बन, फर्स्ट विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसके 4 ग्रुप होंगे ना, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4, 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं। और जो ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, ऑल द 4 ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट, राइट। इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ऑल 4 ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट। अगर ऐसा है तो हमारे पास, हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि वो टाइप के कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमर्स देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कायरल कार्बन समझ में आया। अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाली हूं, इफ एनी मॉलिक्यूल, इफ मॉलिक्यूल कंटेन्स, इफ मॉलिक्यूल कंटेन्स कायरल कार्बन, अगर कायरल कार्बन है, सो दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वो क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इफ मॉलिक्यूल कंटेन्स कायरल, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, अगर मॉलिक्यूल कायरल कार्बन है जिसमें, तो उसको हम बोलेंगे दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। वो कैसा कंपाउंड होगा, वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब पीपीएल लाइट को रोटेट करेगा, है ना, रोटेट्स पीपीएल
प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इतना समझ में आया? ये हमने कैसे बताया, ठीक है। और इसको मैं लिख सकती हूँ शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमने ऐसे क्यों बोल दिया सीधा सीधा? भाई हमने नहीं बोला है ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत सारे रिजल्ट्स देखने के बाद ये समझा गया, ये कॉमन बात आई मॉलिक्यूल्स में। जैसे देखो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है क्या नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, कोई हजारों लाखों मॉलिक्यूल पे एक्सपेरिमेंट करा गया था। फिर फाइनली ये समझा गया कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो उनमें एक कॉमन बात आई कि वो कार्बन जिसमें चारों ग्रुप अलग हों, वो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि उस मॉलिक्यूल में सारे के सारे कार्बन ही कायरल होने चाहिए, नहीं। सिंगल कार्बन कैन ऑल्सो वर्क। अगर सिंगल कार्बन कायरल है तो हम बोलेंगे इफ सिंगल कार्बन इज कायरल इन अ मॉलिक्यूल, तो वो जो कंप्लीट मॉलिक्यूल होगा वो कायरल हो जाएगा, कंप्लीट मॉलिक्यूल विल बी कायरल। ठीक है। तो अगर एक ही कार्बन कायरल है तो हमारा काम चल जाएगा, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है? अब फिर थोड़े टाइम बाद ऐसा पाया गया कि कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी थे कि जिनमें हमारे पास कोई कायरल सेंटर नहीं था, बट स्टिल वो ऑप्टिकली एक्टिव थे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहे थे, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहे थे। ठीक है। तो एक कंडीशन आ गई। फर्स्ट कंडीशन इज, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इस कंपाउंड में क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो सबसे पहले आपको देखना है कि उसमें कायरल कार्बन है या नहीं है। ठीक है। फिर ऐसा माना गया, फिर ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला कि कायरल कार्बन इज नॉट द मैंडेटरी कंडीशन। कई सारे ऐसे कार्बन भी हैं कि जिनमें डबल बॉन्ड है या कोई और चीजें हैं, बट स्टिल वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो वहां से एक चीज निकल के आई, डाइसिमेट्री। राइट। तो वो क्या है, चलो उसको भी समझते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कायरल कार्बन के एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, फिर हम लोग दूसरे केस पे जाएंगे। राइट। जैसे एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कायरल कार्बन का। ठीक है। तो ये मैंने मॉलिक्यूल मान लिया। ठीक है। तो तो ये क्या है, एक ये मैंने केस ले लिया। ठीक है। चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या हो गया, कायरल कार्बन। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला। ठीक है। तो इसको मैंने क्यों बोल दिया कायरल कार्बन, क्योंकि देखो अगर मैं इस कार्बन को देख रही हूँ तो ये CH, एक OH है, एक COOH है, और फिर एक कार्बन है जिसको CHCOH। तो ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सिमिलरली ये वाला भी। ठीक है। तो ये दोनों ही कायरल कार्बन होंगे। फिर इसमें अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो इस एग्जाम्पल को। क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? मिथाइल लगा दिया। देखो अब ये एक तो मिथाइल है, चौथा एटम कौन सा हो गया, हाइड्रोजन। कुछ नहीं हो तो उसको हाइड्रोजन मान लो। तो 1 2। अब नेक्स्ट आते हैं, ये थर्ड और फोर्थ यहाँ पे मैच कर गया। नेक्स्ट कार्बन पे है, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, और ये भी मैच कर गया। तो ये मतलब क्या हो गया, ये ग्रुप सेम हो गए। तो यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें बताओ, क्या इसमें कायरल कार्बन है? इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। इसमें कायरल कार्बन है? सोचो। तो अब मैं इस कार्बन को देख रही हूँ। ठीक है। ध्यान से देखना इस वाले कार्बन को। इसको मैं किसी और कलर से बनाती हूँ। हाँ। तो इस कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस ग्रुप H&M भी डिफरेंट है। फिर आते हैं इस पे, यहाँ पे क्या लग रहा है, CH2। यहाँ पे क्या लग रहा है, C पे मिथाइल और H लग रहा है, तो डिफरेंट हो गया। यस, इट विल बी कायरल। फिर आते हैं इस वाले पे, नेक्स्ट वाले पे, इस पे आते हैं। तो ये H और Me अलग अलग हैं। ये वाला C पे क्या लग रहा है, HME। यहाँ पे क्या लग रहा है, C पे 2 H लग रहे हैं, तो डिफरेंट हो गए। तो ये भी क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। तो समझ में आया? अब ये वाला मुझे बताना, इस वाले केस में, मतलब मुझे मत बताओ, बट पहले पॉज कर लो इसको, ये कंपाउंड में। सो जस्ट पॉज द वीडियो फॉर सम सेकेंड एंड थिंक कि क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है या नहीं है। पहले सोचो, अभी वीडियो को पॉज करो, सोचो, और फिर आंसर देखना। ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आंसर क्या होगा। तो देखो पहले ये वाला कार्बन देखते हैं।
दिस वन, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ये H और Me अलग हो गया, फिर आते हैं इन पे, तो ये फर्स्ट सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड कार्बन है, फोर्थ। यहाँ पे CH2 क्या हो गया, मैच हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, CH2 ये भी मैच कर गया, सेम हो गया ना, ये भी सेम हो गया, तो क्या ये कायरल कार्बन है, नहीं, ठीक है, स्टार मार्क नहीं करते हैं। अब देखते हैं ये वाला कार्बन, ये वाला, तो इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो HMe अलग है, 1 2 अलग है, 3 और 4 कॉमन है, सेम है, फिर नेक्स्ट भी सेम हो गया, फिर मैच करके, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नो कायरल कार्बन। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है काम। ओके, नाउ मुझे लग रहा है इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज पे, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स, राइट। तो फिर ऐसा देखा गया कि इन कंपाउंड्स में कायरलिटी की तो जरूरत है ही है, ठीक है, फिर एक और चीज की जरूरत है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्री एलिमेंट, ठीक है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जिसमें कायरल कार्बन नहीं है बट स्टिल ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो मैं केस 2 बता रही हूँ। पहला तो कायरल कार्बन था, दूसरा था डाइसिमेट्री। तो ऐसा माना गया कि द मॉलिक्यूल्स और ऑब्जेक्ट इन विच 3 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट, दे आर कॉल्ड एज डाइसिमेट्री एलिमेंट। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग बात करें, ध्यान से सुनना, द मॉलिक्यूल, व्हाट इज डाइसिमेट्री, पहले मैं बता देती हूँ। मॉलिक्यूल इन विच 3 elements of symmetry, in which minimum 3 element of symmetry exist, वो क्या है, center of symmetry, plane of symmetry and alternating axes of symmetry, right, are absent, वो कहलाते हैं called disymmetric molecule, ठीक है। वैसे तो एक्चुअली हम लोग एसिमेट्री चेक करते हैं कि जो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, है ना। तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो एसिमेट्री वो होता है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल वो हैं जिनमें 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, अभी तो मैंने 3 ही बताए, 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। बहुत अजीब अजीब चीजें लग रही हैं, कोई बात नहीं, समझ लो, रटना नहीं है, एक दो बार अगर आप सुन लोगे ढंग से, एक दो बार वीडियो को देख लेना, उसी में ही समझ में आ जाएगा। तो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल वो होंगे जिसमें 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होंगे, वो एसिमेट्रिक कहलाएंगे, ठीक है। अब 23 तो हम लोग चेक नहीं कर सकते, तो ऐसा हमने देखा डाइसिमेट्री, ठीक है, नई टर्म निकाली डाइसिमेट्री। तो डाइसिमेट्री वो होंगे जिसमें 3 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिसिंग होंगे, तो वो कौन से हैं, 3 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कौन से हैं स्टूडेंट्स, सो एज यू कैन सी हियर, तो 3 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो मैं बता रही थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, राइट। तो उसको समझाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा माना गया कि the disymmetric molecule have different orientation in space and these orientation are called as stereoisomers or optical isomers, right. तो the molecules which are disymmetric, the molecules which are disymmetric are optically active, तो ये भी आपको चेक करना है, डायसिमेट्रिक आर ऑप्टिकली एक्टिव, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। मतलब जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये क्या होते हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है सिमेट्री एलिमेंट्स, मैं बता देती हूँ। सबसे पहला सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर मैं समझाऊं सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ पॉइंट ऑफ रोटेटरी, it is a point of rotatory
where if we draw lines, in opposite directions, these lines meet to the same group at same distance. ठीक है, so these lines will meet to the same group at same distance. So क्या है इसका मतलब? ठीक है, अगर ऐसा है तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी. जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ, मैंने ये कंपाउंड लिया R बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, दिस इज H एंड दिस इज R. ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट ऑफ रोटेटरी मान लिया, एक सेंटर पॉइंट मान लिया, मान लो ये मेरा सेंटर हो गया. ठीक है, ये सेंटर पॉइंट. अब हमें क्या करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइंस ड्रॉ करनी है. तो मैंने एक इस डायरेक्शन में ड्रॉ करी, एक इस डायरेक्शन में, राइट. एंड नाउ यू कैन सी हियर, सो ड्रॉ लाइंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दीज लाइंस मीट टू द सेम ग्रुप एट सेम डिस्टेंस. यही हो रहा है यहाँ पे. सो ये दोनों लाइन सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप पे मीट कर रही है. इधर आने की कोशिश करूं तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे हाइड्रोजन मिल रहा है. तो इसमें क्या हो गई, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं, ये वाला. ठीक है, हेयर H, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या है, H है. इसमें सोचो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी क्या? अब मैंने सेंटर ये रहा. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे. ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना. अब इसमें ये Cl ऊपर है, यहाँ पे क्या है, Cl ऊपर है. ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने Cl ऊपर है, यहाँ पे क्या है, Cl नीचे है. तो व्हेन यू आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन यू आर गेटिंग Cl ऑन द टू ऑपोजिट साइड एट द सेम डिस्टेंस. मिल गया Cl. ठीक है, अब इधर देखना. अब मैं ऊपर आ रही हूँ, इसी पॉइंट से मैं ऊपर आने की कोशिश कर रही हूँ. यहाँ पे हाइड्रोजन है उसी डिस्टेंस पे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है ऑपोजिट डायरेक्शन में उसी डिस्टेंस पे. तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा. ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको देखना है. तो आई थिंक सेंटर ऑफ सिमेट्री क्लियर होगा. नेक्स्ट आते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पे. ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. द इमेजिनरी लाइन, पहले मैं लिख देती हूँ, द इमेजिनरी लाइन और प्लेन विच डिवाइड्स मॉलिक्यूल into two equal halves which are related as mirror images of each other, उनको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री. राइट, जैसे कि एग्जांपल ले लिया, ये मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया है, पहले सिंपल वाला बनाते हैं. जस्ट यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल बना दिए, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH. ठीक है, अब इसने बोला है कि एक हमें इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करना है which divides the molecule in two equal half and these two equal half must be mirror images of each other. So ये मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करा. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, देखो अब ये दो इक्वल हाफ हो गए, यहाँ पे HOH ME HOH ME. ठीक है, एंड ये दोनों क्या है, अगर मैं ये इसको मिरर समझू तो ये मिरर इमेज ही लग रहा है ना मुझे. तो इसमें क्या हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री. क्लियर? अब ये वाले मॉलिक्यूल में बताओ, HCl H और यहाँ Cl. ठीक है, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, सोचो. सो आई एम गिविंग सम पॉज हियर और मुझे बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी. तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इस प्लेन में से काटा. अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसको.
इस प्लेन में से कट करा, ठीक है, इस प्लेन में से इसको हम लोग काट रहे हैं। तो जब आपने काटा तो ये पूरा इक्वल यहां से कट गया। अब देखो ये और ये पॉइंट, क्या ये मिरर इमेजेस है? हाँ देखो बिल्कुल, अगर इधर से काट रहे हो तो दो इक्वल हाफ हो गए, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो इसमें क्या होगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक ऐसा प्लेन आ जाए जिसमें ये सिमेट्री दिखा रहा है, तो उस पूरे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे दैट विल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। और स्टूडेंट्स इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर मान लो मैंने इसको इस प्लेन में से काटा होता तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती? हाँ अब भी है ना, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऊपर रह गए, ये सीएल सीएल क्या रह गए? नीचे रह गए। सो यस इट विल हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। क्या इसमें होगी? सोच के बताना, पॉज कर लेना वीडियो मॉलिक्यूल बनाने के बाद। सो ये मैंने मॉलिक्यूल बनाया, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, सोचो और बताओ मुझे कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। yes it molecule have also plane of symmetry, है ना, इससे काट दिया हमने, इससे काट रहे हैं तो मिथाइल मिथाइल क्या हो गया? मिरर इमेजेस आ गए एक दूसरे के, तो yes it will have a plane of symmetry, राइट स्टूडेंट्स। देखो इसमें सॉरी मैंने ग्रीन वाला नहीं, मैं ये प्लेन ऑफ पेपर मतलब H और Cl दोनों बराबर कट जाए, मैंने गलत काटा है उसको, H और Cl भी कटे, ठीक है। ये वाला जो बनाया इसमें नहीं होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये येलो वाला जो है प्लेन ऑफ पेपर वाला जो होगा उसमें होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो yes this molecule have plane of symmetry। एक और सिमेट्री एलिमेंट बता है, बचा है ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AOS, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको हम लोग जनरली नहीं देखते, हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री तक ही रुक जाते हैं, उन्हीं दोनों को देखते हैं। और अगर किसी मॉलिक्यूल में वो दोनों नहीं है तो हम बोलेंगे सीधा सीधा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, राइट। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है कि when molecule is rotated, पहले लिख देती हूँ, when molecule is rotated by 360 by n angle, and if rotated molecule is superimposed on original molecule then molecule will have alternating axis of symmetry। इसका क्या मतलब है? ध्यान से देखना, what does this mean? और उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल इज विल हैव अल्टरनेट सिमेट्री, और उसको बोलेंगे उसके पास होगी एन फोल्ड सिमेट्री। वैसे आता नहीं है हमारे जे के सिलेबस में, नहीं है, नीट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट याद रखना है इसको। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनना, MEH, ठीक है, ये मैंने बना दिया MEH, ठीक है। नाउ ध्यान से सुनो, अब इस मॉलिक्यूल को मैंने ये प्लेन ले लिया, ऊपर से पकड़ा हुआ है, इसको रोटेट कर दिया, और रोटेट में कर रही हूँ 180 डिग्री, कर सकते हो रोटेट 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो यही पलट जाएगा, यही आ जाएगा, 180 डिग्री रोटेट करा तो यही आ गया वापस। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, मतलब इसको पलटा 180 डिग्री उठा के पटक दिया तो यही आ गया। अब ये मेरे पास फर्स्ट था, ये रोटेट करने के बाद है, अगर मैं इनको सुपर इम्पोज कर रही हूँ तो ये इसके ऊपर रखेंगे, ये यही तो है, इसको इसके ऊपर रख दो तो बिल्कुल रख जाएगा, सुपर इम्पोज हो गया। तो अगर ये सुपर इम्पोज हो गया तो इसमें क्या होगी? ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। और कितनी फोल्ड सिमेट्री होगी? देखो अब कितने एंगल से रोटेट करें हमने? 360 बाय 180 डिग्री, है ना, तो मतलब क्या हो गया? 2। तो ये n की वैल्यू क्या, सॉरी 360 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तब 180 आएगा, ठीक है। तो कितनी फोल्ड सिमेट्री होगी? तो इसमें होगी 2 फोल्ड सिमेट्री। n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? n क्या हो जाएगा? 2 हो गया। क्लियर? इस मॉलिक्यूल को सोचो और मुझे बताओ। आई थिंक बहुत है वही, ठीक है, वही बहुत है, इसको छोड़ते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया है ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो अब हमारा कहने का मतलब है कि सबसे पहली चीज मुझे चेक करना है कायरल कार्बन,
ठीक है, कायरल कार्बन, अगर कायरल कार्बन है तो वो कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, फर्स्ट मैंडेटरी कंडीशन इज दिस वन। सेकेंड, आपको चेक करनी है सिमेट्री, डायसिमेट्री। ठीक है, डायसिमेट्री मतलब यू हैव टू चेक प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर ये एब्सेंट है, इफ दीज आर एब्सेंट, सो अगेन वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। ये कब चेक करना होगा इसके बारे में मैं बताऊंगी। देखो, कायरल कार्बन हमेशा आपको चेक करना है, ये कुछ ही स्पेसिफिक केसेस में आपको चेक करना होगा। व्हाट आर दी स्पेसिफिक केसेस, आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, राइट, डू नॉट वरी अबाउट दैट, मैं आपको बताऊंगी। जनरली जो कायरल कार्बन होगा, हम लोग ऐसा मानते हैं कि जिसमें कायरल कार्बन है वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। इफ देयर इज कायरल कार्बन, द मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक। कायरल कार्बन, कायरल मॉलिक्यूल आर एसिमेट्रिक इन नेचर। कैसे होंगे एसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक है तो कैसे होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कायरल नहीं होंगे, ठीक है, बट स्टिल उनमें वो स्टिल एसिमेट्रिक हो सकते हैं, राइट। तो एसिमेट्रिक होने के लिए कायरल की कायरलिटी की कंडीशन जरूरी नहीं है, बट कायरलिटी के लिए एसिमेट्रिक होना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, सिंपल सी चीज है। अगर कोई कायरल है तो वो एसिमेट्रिक होगा ही होगा, पर अगर कोई मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है तो जरूरी नहीं कि वो कायरल है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, राइट। तो किस किस केस में हम लोग ये चेक करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, जैसे जैसे हम लोग आगे केसेस पढ़ेंगे उसमें हम लोग करेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन है, आपके लिए एक होमवर्क है। सो व्हाट इज दैट होमवर्क? you have to check center of symmetry, plane of symmetry in these molecules। पहला मॉलिक्यूल है, आपको बताना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या। तो आपको यस और नो में आंसर करना है, ठीक है। और क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो इसको भी यस या नो में आपको बताते जाना है। तो पहला मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल मैं ड्रॉ कर रही हूँ ClH, तीसरा मॉलिक्यूल ये है, थोड़ा सोच के करना है इसको। चौथा मॉलिक्यूल है ठीक है। तो इसमें बताना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और थोड़ा सा और मैं इसके बेसिक और बताने चाहती हूँ, ठीक है। तो ये एक बारी होमवर्क करना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी होमवर्क। स्टूडेंट्स, एक लास्ट चीज और है, वो है, मतलब लास्ट तो नहीं है खैर, एक छोटा सा बेसिक और है जो आपको पता होना चाहिए, वो है प्रोजेक्शंस, कि कैसे मॉलिक्यूल को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से प्रोजेक्शंस दी थी, है ना, कि मॉलिक्यूल को कैसे लिखा जा सकता है पेन और पेपर पे। ठीक है, तो सबसे पहले आती है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, देखो होता तो टेट्राहेड्रल जो मॉलिक्यूल है वो 3D मॉलिक्यूल है। ठीक है, 3D मतलब ये एक A होगा, फिर ये B C, ठीक है, और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये अबव द प्लेन आएगा, राइट, ये D, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, 3D मॉलिक्यूल है ये। तो हम इसको 2D में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन इसको 2D में कैसे रिप्रेजेंट करा था वो प्रोजेक्शन से पता चलेगा। तो 3D को 2D में पेन पेपर पे 2D में रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। तो फर्स्ट आए थे फिशर फिशर। ठीक है, तो पहला प्रोजेक्शन हम लोग बनाते हैं वेज डैश फिशर, कुछ भी आप बना सकते हो। तो पहले मैं वेज डैश बताती हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो फर्स्ट आती है 3D को 2D में लिखने का तरीका, वो है वेज डैश। वेज डैश प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं कि हमारे पास जो सेंटर वाला है, ठीक है, ये एक एटम हो गया, ठीक है, ये दूसरा एटम हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी। एक जो एटम होगा वो अबव द प्लेन होगा सी, और दूसरा डी बिलो द प्लेन। ठीक है, तो ये जो वेज है, दिस इज वेज, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है अबव द प्लेन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अबव द प्लेन। ये जो है इसको हम बोलते हैं डैश,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिलो द प्लेन। और जो ये बॉन्ड जैसे बनाए मैंने, सो दीज रिप्रेजेंटिंग इन द प्लेन, तो मतलब दो एटम इन द प्लेन होते हैं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, राइट। तो ये वेज डैश ने बताया था, ठीक है। जैसे अगर मान लो मुझे ब्यूटेन टू ऑल को रिप्रेजेंट करना है, अभी मुझे पता नहीं है कि कैसा होगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, तो ब्यूटेन टू ऑल मतलब ये मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। इसको वेज डैश में कैसे लिखेंगे, तो मैंने रैंडम बना दिया, तो मैंने ये लिख दिया, ये मिथाइल है, ये मिथाइल हो गया Me, दिस इज इथाइल Et। सो मिथाइल एंड इथाइल आर इन द प्लेन, तो ये प्लेन में हो गए। H को मैंने बिलो द प्लेन कर दिया, ये H, एंड OH इज द अबव द प्लेन, ऐसे। तो ये वेज डैश का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। फिर आए थे फिशर। फिशर ने बोला कुछ अलग करते हैं। फिशर ने क्या करा, फिशर ने इसको पेन पेपर पे लगाने की कोशिश करी। उसने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करा। उसने बोला कि जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल का, वो प्लस इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्रॉस साइन से, ठीक है। क्रॉस बोलो, प्लस बोलो, जो भी है, ठीक है। और जो ग्रुप्स हैं इसमें, देखो ये वर्टिकल हो गया, सॉरी ये वर्टिकल हो गए, और ये वाले हो गए हॉरिजॉन्टल। तो उसने बोला ग्रुप्स एट वर्टिकल, ग्रुप at vertical line are away from observer, ठीक है। और जो ग्रुप एट हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, आर बिलो फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। सॉरी, बिलो नहीं, सॉरी, आर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। बिलो मैंने गलत वर्ड बोल दिया, अब बिलो कर दिया है। सो इसने बोला वर्टिकल पे जो होंगे वो अवे होंगे, और जो हॉरिजॉन्टल पे होंगे वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होंगे, राइट। उसका देखने का नजरिया अलग था। तो उसने बोला कि जब भी हम लोग मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो दो, अगर मान लो मैं यहाँ पे हूँ, तो दो हमारी साइड होंगे और दो हमसे दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे दिखाई देंगे, राइट। उसने ऐसे देखा मॉलिक्यूल को, ठीक है। और ये था फिशर। वेज डैश वाले ने क्या करा, उसने सीधा ऑब्जर्व करा कि दो प्लेन में आ रहे हैं, एक अबव आ रहा है, एक बिलो आ रहा है, ठीक है। इसने इस तरीके से मॉलिक्यूल को देखा कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो दो मेरी साइड है, दो मेरे से दूर है। तो इसने क्या करा, इस टाइप से रिप्रेजेंट करा। तो अगर मान लो ब्यूटेन टू ऑल ही बनाना है, ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल, तो इसने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करा उसको। तो ये क्रॉस बन गया, तो दो मेरी साइड है, तो मतलब वर्टिकल लाइन पे अवे होंगे, तो मान लो मिथाइल और इथाइल अवे हैं, और H और OH टूवर्ड्स हैं। ये हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन था फिशर का, क्रॉस लाइंस। कोई और मॉलिक्यूल भी ड्रॉ कर सकते हो, जिससे मान लो मैंने ये ड्रॉ करा, मिथाइल, इथाइल, या H या Cl, ठीक है। ये बस एक आपको प्रोजेक्शन आनी चाहिए, क्वेश्चन नहीं आता है इससे, ठीक है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद आए थे नेक्स्ट न्यूमैन। न्यूमैन ने उस मॉलिक्यूल को अलग तरीके से देखा, ठीक है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसा है, तो उसने बोला मान लो मेरे पास ये है CH3 ठीक है। तो दिखने में तो ये ऐसे होगा, तीन और ये तीन, ठीक है। तो अब वो क्या था, वो यहाँ पे खड़ा है इस मॉलिक्यूल के सामने। तो अगर वो इसको देख रहा है, मान लो इस कार्बन को देख रहा है, तो इस कार्बन को देख रहा है, तो पीछे वाला कार्बन तो जस्ट इसके पीछे ना, तो वो दिखाई नहीं दे रहा। इज इट क्लियर। तो अगर वो यहाँ खड़े होके देख रहा है, तो अगर वो इस कार्बन को देख रहा है, तो पीछे वाला तो दिखाई नहीं दे रहा। और अगर ये हाइड्रोजन तीनों इनके पीछे हैं, जो फर्स्ट वाले कार्बन के हैं, तो वो भी नहीं दिखाई देंगे। तो उसका जो व्यू पॉइंट था वो थोड़ा डिफरेंट था। तो उसने बोला कि जो भी प्रोजेक्शन होगी, उसमें एक रियर कार्बन होगा, एक फ्रंट कार्बन होगा, और एक बैक कार्बन होगा, ठीक है। रियर मतलब पीछे वाला कार्बन, बैक कार्बन, और एक होगा फ्रंट कार्बन, ठीक है। और उसने रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दिखाया था कि उसने फ्रंट जो कार्बन है उसको डॉट बनाया, और रियर कार्बन को सर्कल से, ठीक है। तो अगर मुझे इसी इथेन का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो इफ दिस इज माय फ्रंट कार्बन, दिस विल बी माय बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन, मान लो फ्रंट कार्बन पे तीन हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। और जो बैक कार्बन वाले हैं वो भी इसके जस्ट पीछे आए हुए हैं, जस्ट ऐसे हो जाएगा,
मतलब वो उसको दिखाई नहीं देंगे ये, ठीक है। दूसरी फॉर्म ऐसे हो सकती है, ध्यान से देखना, द अनदर फॉर्म कैन बी लाइक दिस वन। ये मेरे पास फ्रंट कार्बन हो गया और बैक कार्बन में हाइड्रोजन इधर भी हो सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने कंफर्मेशन का एग्जांपल दिया था, ऐसे दिख रहे थे ना वो। तो इसने दो फॉर्म्स निकाली, इस फॉर्म को उसने बोला एक्लिप्स्ड फॉर्म और दूसरी वाली हो गई स्टैगर्ड, ठीक है। तो एक्लिप्स्ड में हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल फॉर्म है, और जो स्टैगर्ड है इसमें मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े डिस्टेंस आ गया, हिंड्रेंस कम हो गई, तो ये कंपैरेटिवली स्टेबल है, ठीक है। न्यूमैन आ गए, न्यूमैन का प्रोजेक्शन हमने देख लिया। फिर आते हैं सोहर्स, सोहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। सोहर्स ने क्या करा, सोहर्स ने बोला कि जैसे न्यूमैन का भी मैंने आपको बताया था कि उसने उस मॉलिक्यूल को इस तरीके से देखा है, न्यूमैन ने ऐसे देखा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा होकर। सोहर्स इधर से देख रहा है, सोहर्स देख रहा है इधर से, ठीक है। तो इसको ये जो बॉन्ड है वो कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ऐसे, मतलब इसने यहां से इसका व्यू पॉइंट आ रहा है, यहां से देख रहा है, तो उसको दोनों कार्बन दिख रहे हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है। और इनकी पोजीशंस अगेन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गए। तो अगर आप यहां से इसको समझो तो अब आपको क्या दिख रहा है, इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, इसके पीछे ये वाला हाइड्रोजन है, इसके पीछे ये वाला हाइड्रोजन है, राइट। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, एक्लिप्स्ड या स्टैगर्ड? सो दिस इज एक्लिप्स्ड, राइट। तो इसकी स्टैगर्ड क्या होगी, तो रोटेट कर दो इसको, तो इसके ऑपोजिट ले गए, तो एज यू कैन सी है, तो ये हो गई इसकी स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यही सारी प्रोजेक्शंस थी, तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक कवर होगा। तो ऑप्टिकल अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, हम लोग अभी आगे सीखेंगे। पहले देखो बहुत लंबा जाने वाला है ऑप्टिकल आइसोमर्स, अभी इसको 2 क्लास और लगेंगी, तो अच्छे से पढ़ना। तो आज ना ये जो प्रोजेक्शन बताई है तो सिर्फ इसको एक बार ही समझ लो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी कि न्यूमैन से सोहर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिशर को न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शंस वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको फिशर में दे देते हैं और निकलवाते न्यूमेन से हैं, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन कैसे होगा, रोटेट कैसे होंगे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आगे आने वाला है। तो अभी कम से कम 2 क्लास, मिनिमम 2 क्लास और लगेंगी, और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और ये सब चीजें, राइट। एक बच्चे का मैसेज आया था, वो पूछ रहा था कि ये कब शुरू होंगे, तो बच्चे इस नेक्स्ट क्लास में शुरू होंगे इंडक्टिव, रेजोनेंस और ये सब। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इन सबको करेंगे। तो अगर हम लोग इस स्पेस में चल रहे हैं तो मुझे लग रहा है सबको शायद समझ आ रहा होगा, भागने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, आराम आराम से अच्छे अच्छे से समझ के पढ़ना है चैप्टर, राइट। क्योंकि अगर आपका जीओसी नहीं क्लियर हुआ है तो आपको पूरे साल ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आएगी, और 12th का 60% पोर्शन सिर्फ ऑर्गेनिक है। अभी आपने देखा होगा कि 11th में आपने ऑर्गेनिक के बस यही 2 चैप्टर पढ़ोगे, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, और 12th का आधा, पूरा आधा पोर्शन ऑर्गेनिक ही है और आधा है फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो बेशक आप नेक्स्ट में 12th में बोर्ड के लिए भी अगर जो बच्चे फोकस्ड हैं तो वो इस पार्ट को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपका पूरा 12th बर्बाद हो जाएगा, जेई नीट बर्बाद हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट को प्लीज अच्छे से समझो, धीरे धीरे समझ समझ के करना है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। तो मैं आज आपको शीट भी देने वाली हूँ, तो वो शीट भी सॉल्व करना, जिनको जो डाउट आ रहे हैं मेरे से पूछ लेना, कई बार मैं मैसेज नहीं कर पाती हूँ आपको, तो बट मैं ये मेक श्योर करूंगी कि मैं आपको मैसेज का रिप्लाई जरूर करूँ, राइट। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एवरीवन।